तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो मिडिल ईस्ट है, उस पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग आग सी लगी हुई है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ भांति ऐसी हुई है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 अक्टूबर से हुई थी, जब हमास ने सरप्राइजिंगली टेररिस्ट अटैक कर दिया था इसराइल के ऊपर। लगभग 1400 लोग मार दिए और लगभग 200 के लगभग अपने यहाँ पर ले गए गाज़ा के अंदर, और उनको कैप्टिव बना दिया, यानी कि कब्जे में ले लिया। और ये नेगोशिएशन के लिए ले गए थे ये। लेकिन उसके बाद रिटेलिएशन में इसराइल ने जो बमबारी की है गाज़ा की, तो पूरा जो गाज़ा है वो तबाह हो गया है वहाँ पर। और जो लोग हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं, और अब तक यहाँ पर लगभग 20 नहीं हुए हैं अभी, तो 20 दिन से भी कम में यहाँ पर इसराइल ने 6500 से भी ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर दिया है, जिसमें से ज़्यादातर जो है वो बच्चे हैं और महिलाएं हैं। यानी कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ है उसका पूरा तरह से वॉलेट किया गया है, और जो वॉर क्राइम है वो किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो वॉर क्राइम है वो किए गए हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे वो भी की गई है। इसराइल के ज़रिए तो सबसे ज़्यादा की गई है, लेकिन हमास के ज़रिए भी यहाँ पर की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो मसला चल रहा है वो ये है कि अब जो इसराइल की जो आर्मी है, लगभग 3 लाख के लगभग आर्मी है, वो गाज़ा के आसपास इकट्ठा हो गई है। वहाँ पर टैंकों के साथ, अपने जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उसके साथ, और जो अपने जो वेपन्स है उसके साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। और हमें यहाँ पर लगभग 10-15 दिन से ये सुनने को मिल रहा है कि जो इसराइल है वो अब ग्राउंड इन्वेजन करेगा गाज़ा का। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी इसराइल ने कोई सा भी ग्राउंड इन्वेजन अभी तक लॉन्च नहीं किया है। छुटमुट किया गया है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर इसराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो यहाँ पर अभी तक भी इसराइल ने अपना ग्राउंड इन्वेजन नहीं किया है, और उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है गाज़ा का टनल सिस्टम। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो टनल सिस्टम है उसने यहाँ पर इसराइल को किस तरह से रोके रखा है, और इस तरह से यहाँ पर जो इसराइल है उसको क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो इसराइल है वो लगातार यहाँ पर अपनी क्रिएशन के बाद से ही जो फ़लस्तीनी हैं उनके ज़मीनों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। रिसेंटली आपको पता होगा कि सेटलमेंट के बारे में क्या है। तो सेटलमेंट उनका ये है कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइलियों को बसाना, और ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इंडिया भी जो ज़मीन है वो फ़लस्तीनियों की मानता है, जिस पर इसराइल ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर इस सब चीज़ों से बचने के लिए ही यहाँ पर जो टनल सिस्टम है वो बनाई गई है। और इसके अलावा सिर्फ सेटलमेंट नहीं, बल्कि यहाँ पर जो फ़लस्तीनी है उनके हर मूवमेंट का यहाँ पर वायलेशन किया जाता है। उनको कोई भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर उनको बाहर निकलना है तो इजरायली चेक पोस्ट से निकलना होगा, चेक पॉइंट क्रॉस करना होगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिस्किंग की जाती है, सिक्योरिटी जाँच की जाती है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना मिले जिससे कि उनको खतरा हो। तो ये सब चीज़ें देख कर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि भाई यहाँ पर अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने लिए। इस तरह से हमारे पास कोई चीज़ होगी नहीं, हमारे यहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, कोई सी चीज़ हम बाहर से मंगा नहीं सकते, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसराइल के ज़रिए की जाती है। तो भाई हमारा जो फ्रीडम है वो तो सारी के सारी इसराइल के कब्ज़े में है, इसराइल हमें फ्रीडम दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर अपनी फ्रीडम को अचीव करने के लिए जो फ़लस्तीन का जो दूसरा एक्सक्लेव है गाज़ा, वहाँ पर इन्होंने जो रूलिंग पार्टी है हमास, उन्होंने यहाँ पर टनल का सिस्टम बनाया। अब देखिए, यहाँ पर जो टनल है वो 1980 के दौर में बनाई गई थी। यहाँ पर तब इसराइल ने गाज़ा के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। तो यहाँ पर इस कब्ज़े से बचने के लिए अपने आप को और सामान की सप्लाई बराबर पहुँचाने के लिए यहाँ पर वहाँ के जो लोग थे, जैसे कि PLO वगैरह संगठन है और जो दूसरे संगठन है फ़लस्तीनियों के लिए काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर टनल सिस्टम बनाया। और यहाँ पर उसके लिए अब जो ये टनल सिस्टम है वो लाइफ लाइन बन गया है। क्योंकि देखा जाए तो लगभग यहाँ पर कई सारे जो सामान है वो टनल के सिस्टम से ही ज़रिए मतलब एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो सारी के सारी इसराइल के कंट्रोल में है। यानी कि इसराइल के पास हर मूवमेंट की खबर होती है कि क्या सामान अंदर जा रहा है, क्या अंदर नहीं जा रहा है। वैसे तो जाता है ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉसिंग है जो इजिप्ट के साथ लगती है, वहीं से ही सारा सामान आया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए भी इसराइल से परमिशन लेनी होती है कि इसराइल यहाँ पर जब परमिशन देगा तभी यहाँ पर इजिप्ट अपना जो रास्ता है राफा वाला वो खोलेगा, तो तभी यहाँ पर सामान जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ सीमेंट है कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए, कुछ स्टील्स वगैरह है। तो ये जो सामान था वो टनल के ज़रिए ही आना जाना किया जाता था, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टनल काम करती हैं। रिसेंटली यहाँ पर लगभग 10 साल पहले के लगभग यहाँ पर स्मगलिंग को रोकने के लिए इजिप्ट ने इन टनल सिस्टमों को देखा था कि भाई यहाँ पर ये कितनी है। तो यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा उनको टनल मिली कि भाई यहाँ पर तो सिर्फ इजिप्ट के रास्ते में जो जितनी क्रॉसिंग है उसमें ही 500 से ज़्यादा टनल है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये टनल का सिस्टम होना फ़लस्तीनियों के लिए जो गाज़ा में रहते हैं।
और इतना ही नहीं, ये जो टनल सिस्टम है ना, ये सिस्टम हमास के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उसके लिए एग्जिस्टेंशियल एक ज़रूरत की चीज़ है। क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ सीमेंट, सरिया और जो दूसरे खाने पीने के सामान है और जो दवाइयाँ हैं वो सब इनके ज़रिए जाती है, बल्कि यहाँ पर जो हमास है, जो गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है, वो यहाँ पर इन टनल के ज़रिए वेपन्स की भी सप्लाई करता है, जो स्मगलिंग की जाती है, जो राफा बॉर्डर से ज़रिए तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो इजिप्ट से लगती हुई जो सीमा है, जो 12 किलोमीटर लंबी जो सीमा है राफा की, मतलब कि इजिप्ट और गाज़ा के बीच में जो सीमा है 12 किलोमीटर लंबी है, तो उसके बीच में जगह जगह पर कई सारे जो पॉइंट बने हुए वहाँ पर टनल का सिस्टम पाया जाता है। और उसी के ज़रिए यहाँ पर जो ईरान है और जो दूसरे देश हैं जो हमास से हमदर्दी रखते हैं, हमास को सप्लाई करते हैं सामान, तो वो इन्हीं टनल के ज़रिए ही सामान, जो मिलिट्री का सामान है वो पहुंचाया जाता है कि भाई लो यहाँ पर और इजराइल से लड़ो। और गाज़ा में जो टनल पाई जाती है वो कई सैकड़ों किलोमीटर लंबी टनल है, जिसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ हमास के जो लोग हैं वही इसको ढूंढ पाते हैं। और यहाँ पर दो तरह की टनल पाई जाती है, एक तो होती है डिफेंसिव और एक होती है ऑफेंसिव। डिफेंसिव वो होती है जहाँ पर जो हमास है वो अपने हथियार स्टोर करता है, जो कमांड सेंटर होता है वो होता है उनका, और जो सोने पीने की, खाने पीने की जो जगह होती है वो वहाँ पर पाया जाता है। तो ये होती है डिफेंसिव टनल्स, जिसको यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक होती है ऑफेंसिव टनल, जो यहाँ पर इजराइल का जो बॉर्डर लगता है ना उसके आसपास पाई जाती है, ताकि यहाँ पर उन टनल के ज़रिए इजराइल के बॉर्डर तक पहुँच जाए और वहाँ पर हमला करके वापस से उन टनल के ज़रिए ही अपनी जो डिफेंसिव टनल है वहाँ तक चले जाए। तो ये जो टनल है इसका इस तरह से फ़ायदा उठाता है, यहाँ पर टनल को भी दो हिस्सों में बना दिया है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो टनल का जो सिस्टम है ये इनके लिए एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी बन गया है कि भाई यहाँ पर अगर टनल ना हो तो पूरी तरह से हमास जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब यहाँ पर इजराइल अक्सर एयर स्ट्राइक ही करता है, ये क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन यहाँ पर कभी कभी करता है, एक बार 2014 में किया था, तो यहाँ पर अक्सर जो एयर स्ट्राइक किया जाता है इजराइल के ज़रिए, तो एयर स्ट्राइक जो होता है वो ज़मीन के ऊपर होता है। लेकिन जब यहाँ पर मामला सारे के सारे ज़मीन के अंदर है तो यहाँ पर हमास को भी कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, और जो ऊपर ज़मीन के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं उनकी यहाँ पर ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को मिलती है, यानी कि आम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि इजराइल के तो सिर्फ 1400 मारे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो फ़लस्तीन है उनके कितने मारे गए हैं, 6500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर क्लियर तरीके से यहाँ पर जो कोलेटरल डैमेज है वो यहाँ पर इजराइल करता है, ताकि यहाँ पर हमास को घुटनों पे लाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो टनल सिस्टम है वो इसको यहाँ पर बचाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हमास को होता नहीं है, आम लोगों को ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो 200 से भी ज़्यादा इजरायली लोगों को यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर रखा गया है, इसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि हमास के लोगों ने यहाँ पर इनको इन टनल के अंदर ही छुपा रखा है। और जो अभी 2 यहाँ पर छोड़े गए थे उन्होंने भी यही बताया कि मैं जो हूँ यहाँ से हेल में से निकल कर आई हूँ। तो यहाँ पर जो टनल सिस्टम है वो यहाँ पर हमास के लिए एक जीवन दान है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड ऑफेंसिव है इजराइल इसीलिए नहीं कर पा रहा है कि अगर यहाँ पर इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव किया तो जो 200 के लगभग जो हॉस्टेज है जिसको हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है उनको ये मारना शुरू ना कर दे। तो इसी वजह से जो अमेरिका है उसने भी यहाँ पर कह दिया कि भाई इजराइल से अभी थोड़ा सा डिले करो इसको, जब तक पूरे के पूरे जो हॉस्टेज है वो नहीं बच जाते तब तक यहाँ पर जो ग्राउंड इन्वेजन है वो करके मत देना, यानी कि यहाँ पर इसको रोक के रखना। और ये जो टनल सिस्टम है ना इसको यहाँ पर अक्सर गाज़ा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, इससे कंफ्यूज मत होना क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेनें वगैरह नहीं चलती है। हालांकि कुछ जो टनल्स हैं उसमें यहाँ पर पटरी पाई जाती है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कोयले की जो माइन होती है उसमें भी पटरी पाई जाती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो टनल है उसमें भी छोटे छोटे डब्बों के लिए यहाँ पर पटरी बिछी होती है, ताकि यहाँ पर जो सीमेंट वगैरह है, स्टील है, वेपन्स है, उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया सके और दुनिया की नज़रों से भी बचा जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो गाज़ा मेट्रो है यानी कि गाज़ा की जो टनल है वो काम करती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसने भी यहाँ पर इजराइल को रोक के रखा है कि भाई अभी ग्राउंड इन्वेजन मत करना, वरना तो यहाँ पर जो कैजुअलिटी है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी और कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हद से ज़्यादा पार चली जाएगी। लेकिन ये जो गाज़ा का जो मेट्रो का जो सिस्टम है, गाज़ा टनल का जो सिस्टम है, उसके बारे में हमास के अलावा दुनिया का कोई देश जानता ही नहीं है कि यहाँ पर जो टनल है वो कहाँ से कैसे कैसे किस तरह से जाती है। खुद इजराइल को भी इसके बारे में नहीं पता है। और इजराइल खुद यहाँ पर जो ये टनल डिटेक्शन के जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर बॉर्डर के आसपास लगा के बैठा है कि यहाँ पर कहाँ पर कौन कौन सी टनल कैसे कैसे जा रही है। लेकिन यहाँ पर इजराइल को इसके बारे में कुछ भी सफलता नहीं मिली है, क्योंकि ज़मीन के अंदर क्या है वो यहाँ पर डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। चाहे आप यहाँ पर कितना भी सामान लगा लो, लेकिन ज़मीन के अंदर क्या क्या है वो यहाँ पर आप डिटेक्ट जल्दी से कर नहीं पाओगे। और इन्हीं टनल का इस्तेमाल करते हुए हमास ने यहाँ पर कई सारे जो इजरायली सोल्जर हैं उनको यहाँ पर कई बार कैप्चर करके यहाँ पर अंदर ले गए हैं और इजराइल यहाँ पर कुछ कर नहीं पाया है। और इसके बदले में यहाँ पर इजराइल को 1000 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनियों को छोड़ना भी पड़ा था।
यहाँ, क्योंकि यहाँ पर उनके जो इक्विपमेंट थे वो काम ही नहीं कर पाए थे, और ये जो हुआ था वो 2006 के आसपास हुआ था। तो यहाँ पर ये जो टनल है ये हमास के लोगों की एक लाइफ लाइन की तरह एक नेसेसिटी है वो, कि अगर यहाँ पर ये टनल ना हो तो जो इज़राइल है वो यहाँ पर हमास को सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दे। लेकिन यहाँ पर इस टनल की वजह से हमास अभी भी ज़िंदा है और यहाँ पर इज़राइल के अगेंस्ट खड़ा है। और अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ कि भाई इजराइल अभी तक भी ग्राउंड इन्वेजन क्यों नहीं कर पाया, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो गाज़ा टनल ही है। क्योंकि अगर यहाँ पर इजराइल की सेना अगर गाज़ा में घुसती है तो उसको यही नहीं पता होगा कि कहाँ पर कौन सी टनल है। तो यहाँ पर जो बूबी ट्रैप है वो भी बहुत ज़्यादा बिछे होंगे कि यहाँ पर जाएंगे और कहीं पर अगर लैंड माइन हो तो वहाँ पर फट जाएंगे वो, और इजराइल को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो टनल होगी वो यहाँ पर उनमें से कोई हमास का आदमी निकलेगा और मार के भाग जाएगा और टनल के ज़रिए अंदर चले जाएगा, और वहाँ पर टनल के आसपास भी कई सारे बॉम्ब होंगे। तो अगर यहाँ पर जो इजराइल के जो लोग हैं अगर टनल के ज़रिए उनका पीछा करने जाएंगे भी तो उनको एयर सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से एयर स्ट्राइक अंदर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो IDF है वो यहाँ पर टनल के अंदर घुसने से बहुत ज़्यादा डरती भी है, क्योंकि इजराइल को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता है कि टनल में कौन क्या कैसे इनको मार दे। क्योंकि यहाँ पर जो टनल है वो सीधा सीधा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि इधर भी जा सकते हैं कि दाएं मुड़ जाओ बाएं मुड़ जाओ, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सीधा रास्ता है, जो टनल का रास्ता है उसी के ज़रिए जाना होगा, और साइड में पता नहीं कहाँ कहाँ पर बॉम्ब भी लगे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इजराइल है उसके यहाँ पर इसी चीज़ से फटी पड़ी है कि अगर हम यहाँ पर इन्वेजन करेंगे तो हमारा जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा क्यों ना हो जाए। और इसके अलावा जो इजराइल है वो यहाँ पर अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है तो ईरान ने भी यहाँ पर धमकी दे दी, मतलब कि हिजबुल्लाह ने भी यहाँ पर धमकी दे दी है कि अगर यहाँ पर इजराइल की सेना गाज़ा में एंटर करती है तो यहाँ पर जो हमारे की तरफ से जो फ्रंट होगा वो ओपन हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमला कर देंगे। ईरान ने भी यहाँ पर धमकी दे दी है कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर इजराइल की आर्मी ऐसा करती है तो हम यहाँ पर जो हाइफा शहर है जो इजराइल का काफ़ी ज़्यादा बड़ा शहर है उसको यहाँ पर मिसाइल से नष्ट कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो इजराइल है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो ग्राउंड इन्वेजन ना करे, और उसकी खुद की भी फट रही है। तो यही वजह है जिसकी वजह से जो हमास है वो अभी तक भी ख़त्म नहीं हो पाया है और यहाँ पर वो लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। और दूसरी वजह से यहाँ पर यह है कि इजराइल इसी वजह से ग्राउंड इन्वेजन करने से डर रहा है कि वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल वजह है जिसके बारे में हम कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर बनानी है तो मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल हो गई है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना और डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।